नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एडवांस क्लासेस के इस लेक्चर में। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं आपके साथ, और आधुनिक भारत के इतिहास में आपने मेरे साथ यूरोपियों का भारत आगमन देखा था। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे पुर्तगालियों के बारे में, और पुर्तगालियों को आपने विधिवत रूप से मेरे साथ पढ़ लिया है। आपने सारी चीजें मेरे साथ पढ़ी हैं। अच्छा, एक भाई का कमेंट आया, उसमें देखना था कि सर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जब आपने कमेंट अगर पूछा है क्वेश्चन, तो सीधी सी बात है कि आपने टॉपिक को देखकर ही पूछा होगा। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा ही की जाती है। 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा ही की जाती है, और भारतीय जड़ी बूटी पर आधारित पहली पुस्तक का प्रकाशन उस प्रिंटिंग प्रेस से किया जाता है, और वर्तमान में भी ये प्रिंटिंग प्रेस अभी भी गोवा में रखी हुई है। तो ध्यान रहेगा, 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, और भारतीय जड़ी बूटी पर आधारित एक ग्रंथ, वैज्ञानिक ग्रंथ सर्वप्रथम उसी प्रिंटिंग प्रेस से छापा गया, और वर्तमान में ये प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? गोवा में है। तो पुर्तगालियों को हम पढ़ चुके हैं। अब आगे क्रम में हमारी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी कि क्रम कैसे याद रखना है। तो ट्रिक थी पढ़ा डीएफ। कौन पढ़ा था? डीएफ था। तो पुर्तगाली, और उसके बाद डी से क्या आएगा? डच। यानी अब हम बात करने वाले हैं डचों की। किसकी बात करने वाले हैं? डचों की। तो जो दूसरी कंपनी या दूसरे यूरोपीय जो भारत में आते हैं, उनका नाम आता है डच। यानी अब कौन आए? डच। अच्छा, इंपॉर्टेंट आती है कि डच थे कौन, कहां से आए थे भाई? हाँ, आप बोलो यूरोप से आए थे। बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हो कि यूरोप से आए थे, लेकिन यूरोप के भी कहां के निवासी थे? तो ये यूरोप के हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। तो कहां के निवासी थे? मैं इधर लिखता हूं निवासी। हॉलैंड या नीदरलैंड। तो डच रहने वाले कहां के थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के रहने वाले थे। दूसरी बात आती है, इनकी कंपनी का नाम पूछा जाता है। वैसे ही मैं पहले वीडियो में आपको सारी कंपनियों के नाम बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। इनकी कंपनी, और जो कंपनी थी उसका नाम आता है वीओसी। वीओसी हिंदी में वरिंगे औस्त इंडेसे कंपनी। इंडेसे कंपनी। तो इनकी कंपनी का नाम क्या है? वीओसी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला डच कौन था जिसने भारत की यात्रा की थी? तो पहला डच कौन था जिसने भारत की यात्रा की थी? तो ध्यान रखने वाली बात है, 1596 में, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1596 में कार्नेलियस हाउटमैन प्रथम डच यात्री था जो भारत आया। तो पहला व्यक्ति, ये पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके वन लाइनर। आपके एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, पहला कौन था? तो कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन पहला व्यक्ति था जो कहां पर आता है? भारत में आता है। अब आपसे पूछा जाता है वीओसी। अब वीओसी के बारे में थोड़े से फैक्ट याद रखने हैं, मैं यहां आपको समझाने के लिए लिखता हूं। वीओसी, वरिंगे द ओस्ट इंडियस कंपनी। वीओसी जो कंपनी है, ये एक कैसी कंपनी है? सहकारिता पर आधारित कंपनी है, सहकारिता। और नीदरलैंड में इस सहकारिता के लिए शब्द यूज किया जाता है कार्टल। क्या यूज किया जाता है? कार्टल। वीओसी सहकारिता पर आधारित कंपनी है। सहकारिता का मतलब होता क्या है? ऐसी कंपनी जिसमें दो लोगों का पैसा लगा हो। कैसे
एक तो पब्लिक का पैसा लगा हो यानी जनता का पैसा लगा हो, और दूसरा सरकार का पैसा लगा हो। इस कंपनी को क्या कहा जाता है? सहकारिता। तो वीओसी जो कंपनी थी वो सहकारिता पर आधारित कंपनी थी, जिसे कार्टेल कहा जाता है। इसमें जनता और सरकार दोनों का पैसा लगा हुआ था। अब एक सीधी सी बात याद रखिएगा, जब सरकार, अभी आपको पता है कि ट्रेंड चल रहा है, सब निजीकरण के लिए भाग रहे हैं, निजीकरण करने का काम चल रहा है भारत में। कहीं ना कहीं अगर हम देखें उसके पीछे रीजन ये भी तो हो सकता है क्योंकि सरकारी जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते। तनख्वाह तो बड़ी चीज ले लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। इस कारण शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये भी प्राइवेटीकरण कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा कि ये सही है गलत है, गलत भी है, चलो ये अपना टॉपिक नहीं है। लेकिन सहकारिता पर आधारित कंपनी थी जिसमें जनता और सरकार का पैसा लगा हुआ था, तो इस कंपनी की बात की जाती है। अब इस कंपनी की स्थापना होती कब है? तो आपको पता है इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। कब हुई है? 1602 में कंपनी की स्थापना होती है और इसको 21 वर्षों की अनुमति प्राप्त होती है। कितने वर्षों की? 21 वर्षों की अनुमति। 1602 में कंपनी की स्थापना की जाती है और 21 वर्षों की अनुमति प्राप्त की जाती है। कहां से? नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दी कि आप पूर्वी जगत में जाइए, भारत देश में या पूर्वी क्षेत्रों में जाइए और वहां पर व्यापार कीजिए, आपको 21 वर्षों की अनुमति है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं दोबारा आपके साथ यहां लिख देता हूं, वीओसी की स्थापना 1602 में 21 वर्षों की राज आज्ञा, यानी राज आज्ञा का मतलब वहां के राजा ने उसको परमिशन दी थी, राज आज्ञा से पूर्वी जगत में व्यापार करने की अनुमति। तो कब होती है? 1602 में स्थापना हुई थी और 21 वर्षों की राजआज्ञा के साथ, यानी उसको 21 वर्ष के लिए कार्टेल दिया गया था। और क्या करने के लिए? पूर्वी जगत में व्यापार करने के लिए। तो पहली चीज आपको विशेष से याद रखनी है, कार्नेलियस हाउसमैन भारत में आया। अब कंपनी के रूप में वीओसी आ चुकी है 1602 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं इस कंपनी ने भारत में कैसे कैसे अपने झंडे गाड़े। तो मैं अभी इसको मिटाता हूं और आपके सामने एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। आपके लेवल पे यहीं तक रह जाता है लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे, लेवल का कोई भरोसा नहीं है, कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये मान लीजिए दक्षिण भारत का एक मैप आपके सामने बनाया मैंने। सर्वप्रथम जब डच या वीओसी कंपनी आती है तो सर्वप्रथम हमारी एक जगह पड़ती है यहां पर जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम इस मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1609 की। 1602 में आती है लेकिन पहली व्यापारिक कोठी कहां पर? 1609 में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना। तो कंपनी जैसे वीओसी भारत में आती तो सर्वप्रथम उसने मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर 1609 ईस्वी में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापना की गई, जहां से क्या कर सकती है? व्यापार। पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात आपको पता है, इधर आंध्र प्रदेश पड़ता है, इधर तमिलनाडु पड़ता है और दोनों की सीमा पर एक जगह पड़ती है, एक झील पड़ती है, पुलिकट झील। तो 1610 ईस्वी में डचों के द्वारा, कब की बात कर रहा हूं? 1610 में
पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया। तो पुलिकट को क्या बना दिया अपना मुख्यालय, किसके द्वारा? डचों के द्वारा। 1610 ईस्वी में, 1609 में यहां पर है मसूलीपट्टनम में, 1610 ईस्वी में पुलिकट को अपना क्या बनाया है? मुख्यालय। आगे हम बात करें, ये जगह कौन सी है? गुजरात। और गुजरात में एक जगह पड़ती है कपड़ा शहर, जिसे आप सूरत के नाम से जानते हैं। तो सूरत में भी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की गई, और वो व्यापारिक कोठी कब थी? 1616 में व्यापारिक केंद्र की स्थापना, केंद्र की स्थापना व्यापार के लिए सबसे पहले मसूलीपट्टनम, फिर पुलिकट, अब 1616 में कहां पर पहुंच चुके हैं? सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर दी। एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, पुर्तगाली तो मसाला व्यापार करते थे। क्या करते थे? मसाला व्यापार। उनकी मसाला व्यापार पर ज्यादा रुचि थी, लेकिन डचों ने देखा कि क्या रखा है मसाले में, व्यापार करो तो कपड़ों का करो। किसका करो? कपड़ों का। इस कारण से उन्होंने अपने ऐसे केंद्र स्थापित किए जहां से वो माल यहां से अपने देश भेज सकें, और कपड़ों का व्यापार किया। यानी इन्होंने सूती वस्त्र उद्योग को ज्यादा प्रोत्साहित किया, उस उद्योग में ज्यादा रुचि दिखाई। अब सूरत में स्थापित होती है। दो चीजें आपको यहां पर याद रखनी है, ये हमारा क्या पड़ता है? बंगाल। और बंगाल में आपको मैं एक चीज बताता हूं, पीपली नामक स्थान की बात करते हैं, पीपली। और समय है 1627 का। कब का है? 1627 का। पीपली क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। पीपली इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन बनता है क्योंकि बंगाल में प्रथम फैक्ट्री थी, बंगाल की प्रथम फैक्ट्री। तो बंगाल की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहां पर होती है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डचों के द्वारा बंगाल में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की गई थी? अगर आपको सन भी याद नहीं रखता है तो कौन सी जगह है? पीपली। कौन सी जगह है? पीपली। बंगाल में एक और जगह विशेष इंपोर्टेंट रखती है, क्योंकि हम बंगाल की ही बात कर रहे हैं, तो एक और जगह यहां पर है, इसका नाम है चिंसुरा। चिंसुरा, चिंसुरा। इस जगह को विशेष महत्व देना। क्यों देना? क्योंकि 1653 का समय है। कब का समय है? 1653 में यहां पर भी क्या स्थापित किया जाता है? व्यापारिक कोठी स्थापित की जाती है। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। अब ये चिंसुरा इसलिए इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि यहां पर एक किले का निर्माण करवाया, और उस किले का नाम है गुस्तावुस फोर्ट। गुस्तावुस फोर्ट। कौन सा फोर्ट? गुस्तावुस फोर्ट। तो यहां पर आपसे पूछा जाता है कि डचों का जो गुस्तावुस फोर्ट है वो कहां पर स्थित है। देखो क्या क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको एक तरफ 4 किले दे देगा, फोर्ट विलियम दे देगा, आपको गुस्तावुस फोर्ट दे देगा, फ्रेंच के द्वारा जो स्थापित किया वो दे देगा, ऐसे दे देगा, और उसको सम्मिलित करने के लिए कहेगा कि भाई आप क्या कीजिए? सम्मिलित कीजिए, इनको सम्मिलित कीजिए, आपको मिलान करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, चिंसुरा में गुस्तावुस फोर्ट की स्थापना की गई। ये डचों का प्रारंभिक मैंने सिनेरियो आपके सामने बनाया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, आप ले सकते हैं। आपने ले लिया होगा। अब हम मैं इसको मिटा देता हूं। ये भारत का मैंने आपके सामने नक्शा बनाया, इसे लिखाने की जरूरत नहीं है, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही डायग्राम बनाइएगा, और इससे आपको कई सारी चीजों का बेनिफिट होगा, चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। डचों के बारे में मैंने आपको इतना बताया। अब ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक सिक्का चलाया डचों ने। क्या चलाया? सिक्का। अब डचों ने एक सिक्का चलाया, उस सिक्के का नाम है पेगोडा। क्या नाम है? पेगोडा। कौन सा गोडा? पेगोडा। अब ये सिक्का कैसा था? एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, चांदी का था या सोने का था? सर ये सोने का सिक्का था। कैसा सिक्का था? स्वर्ण सिक्का।
डचों के द्वारा भारत में कौन सा सिक्का चलाया गया? तो डचों के द्वारा भारत में कौन सा सिक्का चलाएगा? पेगोडा नामक सिक्का चलाएगा। आगे हम फिर बात करेंगे कि पेगोडा में ये कुछ खरीदेंगे भी सही आगे। अब डच अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं आगे। अब देखिएगा, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, एक क्वेश्चन बना कि गेल्ड्रिया किसे कहते हैं? गेल्ड्रिया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो डच जो होते थे वो पुलिकट, क्योंकि उन्होंने पुलिकट को अपना केंद्र बनाया, तो यहीं पर यानी पुलिकट को ही क्या कहते हैं? गेल्ड्रिया, या मैं ऐसे लिख देता हूं पुलिकट, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। गेल्ड्रिया किसे कहा जाता था? पुलिकट को ही क्या कहा जाता था? गेल्ड्रिया कहा जाता था। अब डचों के बारे में ज्यादा कोई विशेष चीजें आपको याद नहीं रखनी है। एक बात और इंपॉर्टेंट आती है डचों के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि डच किस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? मसाला व्यापार को छोड़कर वस्त्र व्यापार पर। तो डचों के समय विशेष रूप से इंपॉर्टेंट बात आती है, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? बंगाल क्षेत्र, बंगाल शुरू से ही आपको पता है उपजाऊ प्रदेश रहा है। सारी यूरोपीय कंपनियों का सबसे ज्यादा निगाह कहां पर रही है? बंगाल में रही है। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहां से होती है? बंगाल से होती है। तो इसी बंगाल में क्या होता था कि व्यापार बहुत तेज गति से या बहुत अच्छी मात्रा में होता था। तो यहीं पर क्या किया गया? डचों के द्वारा एक नया व्यापार बनाया गया, या एक नया बाजार विकसित किया गया, जिसका नाम है कासिम बाजार। कौन सा बाजार? कासिम बाजार। तो बंगाल के कासिम बाजार में अभी भी है वर्तमान में, ये बंगाल में कासिम बाजार में लगभग, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, लगभग संख्या की बात कर रहा हूं, ये नहीं पूछेगा, लगभग 5000 डच कर्मचारी या कारीगर काम करते थे। कारीगर काम करते थे। कहां की बात कर रहा हूं मैं? बंगाल की। तो बंगाल में कितने? लगभग 5000 व्यापारी यहां पर काम करते थे। तो आपने ये भी देखा कि सोने नामक सिक्का चलाया, जिसका नाम क्या आता है? पेगोडा। अब डचों के बारे में विशेष ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, समय बीतता गया, डच अपने साथ रहते गए, लेकिन धीरे धीरे आपको पता है कि ब्रिटिश जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने क्या किया? अपने व्यापार को ज्यादा बढ़ाया, और अपने व्यापार को बढ़ाकर पूरे बंगाल पर और धीरे धीरे पूरे भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो इनका भी सामना किससे होगा? ब्रिटिश से होगा। लड़ाई तो होगी होगी। अच्छा, इसके पीछे रीजन भी रहा है कि डच बहुत ज्यादा समय तक भारत में क्यों नहीं रुक पाए। सबसे बड़ा रीजन है इनकी कंपनी का सहकारिता पर आधारित, और उधर अंग्रेजों की कंपनी आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी थी। अब जब प्राइवेट कंपनी होती है तो आपको पता है उन्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। जितना हो सके उतना पैसा कमाना, जितना हो सके उतना प्रॉफिट लेना। लेकिन आपको पता है जब सहकारिता पर या सरकारी कंपनी रहती है, सरकारी कर्मचारी, वही वाली कंडीशन आज के समय में हम लागू करते हैं, तो वही वाली कंडीशन आ रही है। यहां लोग प्रॉफिट के लिए थोड़ी काम कर पाते हैं, फिर वो खुद की जो जीवन लाइफ स्टाइल है उसको सुधारने में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका उनके मन में कोई विचार नहीं आता है। तो इस कारण से ये कंपनी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। आगे जाके डचों का भी क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, और एक जो नई शक्ति उदय होती है उसका नाम है अंग्रेज, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और वहां से लेकर आप देखोगे कि 1947 ईस्वी में भारत को छोड़ के जाती है। लगभग 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाकर रखा। उस कंपनी के बारे में भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये प्राइवेटीकरण का मुद्दा मैं बात नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि अगर आप ये बात करते हैं तो ये वैसे गलत भी है, क्योंकि कई बच्चे अभी तैयारी करते हैं, बेचारे सारे जीवन की मेहनत है उनकी, और मेहनत पढ़ लिख कर वो क्या करें? जब पढ़ लिख कर के बाद अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा उनके जीवन में, क्योंकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत सिक्योर तो करना चाहते हैं।
बेचारा पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा कुछ काम कर नहीं सकता, खेती फावड़े का भी काम नहीं कर सकता। अरे क्यों करेगा? क्योंकि उसने पढ़ाई भी तो की है यार भाई, अध्ययन भी तो किया है। उसका हक बनता है कि वो देश के विकास में अपना योगदान दे, वहां पर खड़ा हो। लेकिन ये मुद्दे हैं, करंट के संबंधित हैं, आपको पढ़ने भी चाहिए। और अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं तो वहां पर आपसे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि प्राइवेटीकरण के आप समर्थक हैं या नहीं है, अपने तर्क दीजिए। तो वो आगे का मुद्दा है, हम इसको बात करेंगे। तो यहाँ पर कासिम बाजार में लगभग 5000 डच कारीगर काम करते थे। इनका पतन बहुत जल्द हुआ और 1759 का समय आया। कब है? 1759 में। 1759 में बेदरा के युद्ध में, किस युद्ध में? बेदरा के युद्ध में डच अंग्रेजों से पराजित हो गए। अंग्रेजों से क्या हो गए? पराजित हो गए और भारत से पलायन कर गए। भारत से क्या कर गए? पलायन कर गए। तो इतनी सी बात आपको क्या रखनी है? डचों के बारे में याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं। ये ध्यान रखने का, पेगोडा नामक सिक्का किसने चलाया, पूछा गया है अगली बार भी। तो हम बात करते हैं अब किसकी? अंग्रेजों के बारे में। तो मिटा देता हूं। चलिए, अब जो तीसरी कंपनी हमारे भारत में आती है, जो तीसरी शक्ति भारत में आती है, उसका नाम है अंग्रेज। कौन है? अंग्रेज। सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही बने। 1757 से लेकर 1947 तक इन्होंने भारत को गुलाम रखा। तो अंग्रेजों की बात करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहली तो इस कंपनी के बारे में ध्यान रखना है कि ये कंपनी कौन थी, कैसे थी, इसकी स्थापना कब हुई, कब नहीं हुई। अच्छा, आप बता भी सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, जब फर्स्ट वीडियो हम पुर्तगालियों के आगमन का बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि 1599 या 1600 ईस्वी में किसकी स्थापना की जाती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। लेकिन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, कई कंपनियों का इसमें मिलन है। कई कंपनियों से मिलकर ये कंपनी बनी है। अब आगे जाकर इतना आपके एग्जाम में डिटेल में आएगा नहीं, लेकिन हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाती है तो यहां पर देखना, इसका नाम, कंपनी का नाम, तो जो कंपनी है वो कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना कब हुई? 1600 या 1599। कुछ समय मिलता है 1600 में, कुछ किताबों में मिलता है 1599 में। अब इन अंग्रेजों के बारे में विधिवत रूप से हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और आपकी सफलता की मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ।